नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के लिए संकट की घंटी बज गई है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि संकट की घंटी बज गई है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार जब अल्पमत में आई और एनडीए की सरकार बनी है, मोदी के लिए हर एक दिन संकटों भरा रहा और अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। लेकिन मोदी अपने षड्यंत्रों से, अपने जालसाजियों से, पाखंडों से वह आगे बढ़ते रहे। 2026 में पहुंच गए। अब 3 दिन का विशेष सत्र है और महिला आरक्षण बिल की आड़ इस सरकार ने पकड़ी। बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस महिला आरक्षण की आड़ में यह सरकार विशेष सत्र बुलाई है, ऐसे वक्त में बुलाई है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है। पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को चुनाव है। बड़े ध्यान से आप दर्शकों से समझिएगा। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को चुनाव है। 21 को चुनाव प्रचार थम जाएगा शाम 5 बजे। पश्चिम बंगाल के अंदर 23 और 29 को है पहले चरण के मतदान में। 21 तारीख को शाम 5 बजे थम जाएगा। ऐसे में महिला आरक्षण बिल की बात करना और उस महिला आरक्षण की बिल का बात करना जो 2023 में पास हो गया था, उसे लागू करना था और लागू नहीं की। उस बिल को संविधान संशोधन और दूसरे बिल से जोड़ देना इस देश के साथ एक बड़ा धोखा है। अगर मोदी की नीयत सही होती तो मोदी 543 लोकसभा में के संसद में 33% आरक्षण दे देते और विपक्ष ने तो यहां तक कहा कि आप 35% दे दीजिए आरक्षण, हम आपके साथ हैं, और पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया। तो मोदी ने उसे लागू नहीं किया, दिया ही नहीं, उनको देना ही नहीं था, उनको तो सिर्फ एक बहाना था, चाहिए था। अब उसी बिल का चर्चा करके आज मोदी ने संसद में कहा कि अगली बार विपक्ष ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर दिया था तो न किसी को फायदा हुआ न किसी को नुकसान। मोदी भूल गए कि 303 लोकसभा सीटों से 240 पर आकर के अटक गए, बहुमत खो बैठे मोदी। तो इतनी तो थोड़ी समझ होनी ही चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन आप उसकी उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के इकलौते पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इन सब बातों पर उनके लिए गौर नहीं कर सकते। पढ़े लिखे ज्यादा है, वह इतने ज्यादा है कि उनका दिमाग ही कभी कभी काम नहीं करता, लेकिन दिमाग लगाते खूब है। अब ऐसे में महिला आरक्षण बिल को जो डिलिमिटेशन से जोड़ दिया गया और डिलिमिटेशन जो कर रही है सरकार, उसके पास बहुमत भी नहीं है। तो 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि 450 का नारा मोदी सरकार ने दी थी। तो अब समझ आने लगा सबको कि आखिर 400 के पार का नारा क्यों दे रही थी, क्योंकि इसे हकीकत यह था कि 269 सीटें, माफ कीजिएगा, 369 सीटें इसे चाहिए ऐसे बिलों को पास करने के लिए और संविधान संशोधन के लिए। इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर 131वां संविधान संशोधन 334 ए एक्ट के तहत होना है और इसके लिए सरकार के पास 361 सांसद हैं नहीं, मात्र 293 है, लेकिन वो भी अब नहीं है। अब ऐसे में मैंने कहा कि मोदी बहुमत खो बैठे संसद में
272 सांसद की जगह 251 वोट चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि यह सरकार बड़ी संकट में पड़ गई है। आज जो वोटिंग पार्लियामेंट के अंदर हुआ लोकसभा में, उससे अगर जो वोटिंग हुआ उससे अगर हम यह कहें कि एनडीए सरकार गिर गई, मोदी इस्तीफा दे देना चाहिए और 272 की जगह 291 वोट मिले। अब ऐसे में बिलों को पूर्ण स्थापित करने के लिए वोटिंग की गई। पक्ष में 251 सांसद मोदी सरकार के, 272 बहुमत का आंकड़ा है, 293 सांसद एनडीए के पास है। बिलों को पूर्ण स्थापित करने के लिए ध्वनि मत से पास कराने की कोशिश की गई। इसके बाद विपक्ष ने मत विभाजन मांगा। ध्वनि मत से जब पास किया जा रहा था तो विपक्ष हंगामेदार हो गया, कहा ना ध्वनि से नहीं, वोटिंग से फैसला होगा कि किसके पास कितना है। तो जब वोटिंग हुआ तो सरकार अनुमति दिया स्पीकर ओम बिरला ने वोटिंग के लिए, तो सरकार के पास इस बिल पर चर्चा करने के लिए भी बहुमत नहीं था। 293 सांसदों में मात्र 291 सांसदों ने सरकार को वोट किया, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 सांसद होते हैं, उसकी जगह पर 291 वोट पड़े। 185 वोट विपक्ष के खेमे से पड़ा विरोध में। तो विपक्ष तो फुल है, सरकार कहां है? ऐसे में तो एनडीए सरकार गिर गई। फिर तो मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। 272 की जगह 291 वोट मिले तो अब मोदी फंस गए इसमें। अब ऐसे में क्या 251 पर 42 सांसदों ने वोट नहीं दिया, तो क्या चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन नहीं दिया मोदी को? यानी कि मोदी सरकार बहुमत खो बैठी है, वोटिंग में सरकार गिर गई। 272 से मात्र 291, 272 में मात्र 291 वोट इस सरकार के पास है। ऐसे में सरकार तो अल्पमत की है, सरकार कैसे रह सकती है? प्रधानमंत्री को फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बिल पर चर्चा करने के लिए आपके पास बहुमत नहीं है। आप सामान्य बहुमत जो 272 का आंकड़ा है उसे भी आप हासिल नहीं कर पाए। तो ऐसे में मोदी सरकार लगातार अब घिर रही है। इंडिया गठबंधन ने मोदी का सपना तोड़ दिया। 250 सांसद इंडिया के 250 सांसदों ने मोदी का सपना तोड़ दिया एक तरह से। तो मोदी क्या कह रहे हैं कि आप लोग हमारी सपोर्ट करो, समर्थन दो हमें, अगर नहीं दोगे तो फिर जनता सबक सिखा देगी आपको। यानी कि समर्थन दिया तो देश पर कब्जा कर बैठेंगे, इस देश के दो टुकड़े कर देंगे। साउथ उधर हंगामेदार है, और नहीं दिए तो देश में यह भ्रम फैलाएंगे कि देखो महिलाओं का विरोधी है या लोग, समर्थन नहीं दिए। लेकिन यह नहीं कहेंगे कि मैं कितना ऐसा व्यक्ति हूं, भ्रम में डालने वाला पाखंडी आदमी हूं कि महिला आरक्षण बिल पास है लेकिन मैं वो नहीं आपको समर्थन दे रहा हूं, मैं आपको आरक्षण नहीं दे रहा हूं। अब गोदी मीडिया जो है प्रपंच रच रही है कि महिला बिल पास होगा। अरे बेवकूफों, महिला बिल तो 2023 में ही पास हो गया था। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था। उस वक्त भी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था और उस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, तो सबको विशेष सत्र में बुला लिया। कहा क्या? टाइटिस, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया कि महिला आरक्षण बिल लेके आएगी। अरे महिला आरक्षण बिल लागू कब करोगे उसका ठिकाना ही नहीं है, और महिला आरक्षण बिल लेकर के आ गए। चलो ठीक है, मान लिया। तो 2023 में पास किए तो 2024 में लागू करना चाहिए था। 543 लोकसभा की सीटें हैं, तो उसमें 33% आप बोल रहे हो। विपक्ष ने कहा कि 35% आरक्षण दे दो महिलाओं को, तो 243 लोकसभा की सीटों में 35% देना चाहिए।
या 33%। तो पाखंडी लोगों ने महिलाओं को गुमराह कर दिया, तो महिलाओं ने और देश की जनता ने 240 पर ला करके पटक दिया। अभी जब इस बिल के आड़ में 3 बिल आई है, 3 दिन का सदन, और यह तीनों पर एक साथ चर्चा चाहती है, यानी कि जनता को गुमराह कर रही है। अब डिलिमिटेशन जो है, जो संविधान संशोधन 334 ए के तहत होगा, 131वां संविधान संशोधन, तो इसे महिला आरक्षण से जोड़ी हुई है। अब इसमें सरकार क्या कर रही है कि एक साथ चर्चा कराएगी, पता ही नहीं चलेगा कि महिला पर कौन है, डिलिमिटेशन पर कौन है। तो विपक्ष ने इसे वोटिंग करा दिया, ध्वनि मत से ये लोग पारित कर दिए थे, तो विपक्ष ने वोटिंग करा दिया। वोटिंग कर दिया तो 272 बहुमत के आंकड़े से भी इन्हें 42 सीटें कम, 42 वोट कम मिले, 251। विपक्ष अगर चाहता तो यह इस पर चर्चा और सदन को स्थगित कर देना पड़ता, लेकिन फिर भी विपक्ष ने चर्चा के लिए सहमति दी। लेकिन क्या जब बहुमत खो बैठे हैं नरेंद्र मोदी तो इस्तीफा दे दें? संसद में बहुमत तो खो दिया मोदी ने, इस्तीफा देंगे मोदी? क्योंकि इनकी सांसें कुर्सी में अटकी है, जिस दिन कुर्सी गई उस दिन पूरी जिंदगी ये जेल की हवा खाएंगे, यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो गुमराह महिलाओं के नाम पर आकर के करके गए हैं कि समर्थन दीजिए, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि विपक्ष की बैठक में क्या हुआ है और किस रणनीति पर इस वक्त पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है। लेकिन एक सवाल है कि 42 वोट सरकार को कम मिले हैं, एनडीए के पास में 293 सांसद हैं और 42 ने वोट नहीं दिया है, 251 ने दिया है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू ने वोटिंग में मोदी को समर्थन नहीं दिया है 18 सांसदों का? क्या नीतीश कुमार के 12 सांसदों ने समर्थन नहीं दिया? कुछ तो बात है, किसने वोट नहीं किया, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यह सवाल है तो इस सवाल का जवाब तो चाहिए। कुछ अहम चीजों पर हम लोग चर्चा करें अगर, तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि पहले मैं शिवसेना के संजय राउत का बयान सुनाऊंगा। लुटियंस मीडिया के ने इसे बड़ी प्राथमिकता से प्रकाशित किया है, लुटियंस मीडिया ने, कि संजय राउत ने क्या कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में मोदी सरकार देश का राजनीति नक्शा बदलने जा रही है, लेकिन इस चक्कर में देश का नक्शा बदल जाएगा। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों ने केंद्र सरकार को इशारा दिया है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं इस बहाने मणिपुर जैसी स्थिति दक्षिण के राज्य में ना हो जाए। यह संजय राउत ने ट्वीट किया, जिसे लुटियंस मीडिया ने इसे प्रकाशित किया है। अब सवाल यह है कि यह डिलिमिटेशन जो है यह मोदी सरकार कर रही है, इसकी नीयत साफ नहीं है। हिंदी भाषी जगहों में जहां मोदी की सरकार है, मैं जिसका आगे जिक्र करूंगा, आप दर्शकों को मैं मुख्य रूप से बता दूं अगर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में थोक के भाव में यह सीटें बढ़ा रही है इसके तहत। और जहां पर इसकी सरकार नहीं है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहां पर सीटें थोक के भाव में घटा रही है, थोक के भाव में घटा रही है सीटें। अब ऐसे में यह सरकार चाहती है कि हिंदी भाषी जगहों से हमारा बहुमत पूरा हो जाए किसी तरह से, हमें बाकी जगहों की जरूरत ना पड़े, जिसको लेकर के साउथ में आज जंग छिड़ गई है और काले झंडे फहराए गए हर जगह और काले कपड़े पहने गए और प्रदर्शन जम करके हुआ। इस डिलिमिटेशन का जो प्रतिलिपि थी विधेयक का, उसे जलाया भी गया है, खुल करके बगावत हुआ है। अब समझना यह दिलचस्प है कि क्या मोदी सरकार जो काम इंदिरा गांधी के वक्त 1971-1975 के आसपास हुआ था, तो इसे 25 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। साउथ से यह संकट उभर पड़ा था, देश के दो टुकड़े हो जाते, तो रोक दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के 2001 के कार्यकाल में 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यह करने की कोशिश की, तो बहुत संकट आ गया, देश दो टुकड़ों में बंटने की कगार पर आ गया, तो फिर 25 साल के लिए रोक दिया गया। अगर 50 सालों के लिए इसे रोक दिया गया
नहीं हुआ, तो फिर मोदी सरकार इसमें इस आग में हाथ क्यों डाले? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका बहुत बहुत संक्षिप्त में मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो 50 सालों से रुका हुआ चीज था, और इसके लिए जाति जनगणना होना है, इसके लिए जनगणना होना है, परिसीमन होना है, सब कुछ होना है, या जो चीजें की जा रही हैं, बगैर इसके यह डीलिमिटेशन नहीं हो सकता। अब जब डीलिमिटेशन नहीं हो सकता तो यह सरकार बिना परिसीमन का, बिना उसका जनगणना का यह सब कुछ करना चाहती है, तो इसमें महिलाओं का नाम लेकर के पुरुषों को आरक्षण दे रही है। महिलाओं का नाम लेके पुरुषों को आरक्षण दे रही है। महिलाओं की संख्या कम और पुरुषों की संख्या ज्यादा हो रही है। ऐसे में विपक्ष ने पकड़ लिया और समर्थन देने से इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे, तुझे जो करना है कर लो। हकीकत यह है कि मोदी की लुटिया डूब गई है, विश्व में थूक रहे हैं लोग, कोई पूछ रहा नहीं है, इनका ढोल फूट गया है और देश में छिछलेदर मच गया। सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगारी जान लेने पे उतारू है और भूखमरी पेट पर लात मार रही है। ऐसे में यह सरकार अगर सत्ता खो बैठी तो सरकार पूरी जीवन इस सरकार के लोग जेल में सड़ेंगे, देशद्रोह और लोकतंत्र संविधान हनन के केस में।